आप सभी का विकास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की एक सीरीज़ शुरू की गई थी और इसी सीरीज में मैं लेकर के आया हूँ आज प्राचीन भारत का इतिहास। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर के आया हूँ आज मैं और इसको पढ़ते हैं। भाग एक प्राचीन भारत का इतिहास जो है भाग एक आज हम देखेंगे और इसको पूरा हम कवर करेंगे और आपको पूरा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी टॉपिक एक एक करके मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, पहला प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, पाषाण काल पहला है इसका। पाषाण काल प्राचीन भारत के इतिहास में पहला है भाग पाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल भी इसको कहते हैं। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्रागैतिहास के काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। मानव के अवशेष सर्वप्रथम प्रतिनूतन काल यानी प्लेस्टोसीन में मिलते हैं, जिसकी समाप्ति तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। आदिमानव जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं। पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, देखिए ये 3 भागों में बांटा गया है और दूसरा है मध्य पूर्व का पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहे जाते हैं। चापर में एक तरफ पेबुल पर धार बनाई जाती है और चापिंग में दोनों तरफ धार बनाई जाती है। दोनों तरह के औजार सोहन नदी घाटी से पाए गए हैं। सबसे पहले ये बात यहाँ पर नोट करने वाली, देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये सोहन नदी घाटी से पाए जाते हैं, पाए गए हैं। अब हम चलते हैं। सिरसा सतलज की सहायक नदी है। ये सारे बहुत ही मुख्य बिंदु हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और यदि आप नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, मैं इसका डिक्टेशन कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप पढ़ पढ़ करके सुन करके ईयरफोन लगा लीजिए मोबाइल में और सुनते रहिए और एक एक आपका टॉपिक तैयार होता रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया, सिरसा सतलज की सहायक नदी है और मध्य पूर्व पाषाण काल, स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक, ये सब नदियाँ तब थी। महाराष्ट्र, नेवासा, बिहार, सिंहभूमि, पलान जिले, उत्तर प्रदेश, चकिया, वाराणसी, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद। अच्छा, मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में भीम बटेका, और राजस्थान में बागन, बेराज, कादमली घाटी, इन सब जगहों से मध्य पूर्व पाषाण के औजार पाए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, ये वाराणसी से हैं हम लोग, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भी जो पूर्व पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल का प्रमुख पाषाणोकरण ब्लेड है। उच्च पूर्व पाषाण काल में देखिए ब्लेड का इस्तेमाल, ब्लेड यानी तब स्टील या लोहे का ब्लेड नहीं हुआ करता था, लोग पत्थर का ही बहुत ही नुकीला ब्लेड बनाते थे। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर थे, उनका जीवन खाना बदोश था। इस काल में मानव अभी तक खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। अब देखिए, मध्य पाषाण काल जब शुरू होता है तो क्या होता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में हुई। मध्य पाषाण काल के औजार आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच तक के हैं। मध्य पाषाण काल के लोग कृषि करना सीख गए थे। अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में वे बर्तन बनाना सीख गए थे। अब देखिए, नव पाषाण काल, विश्व के अन्य भागों में नव पाषाण काल का आरंभ ईसा पूर्व में हुआ, परंतु भारत में इसका आरंभ 4000 ईसा पूर्व में हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। डुरेंट के शब्दों में मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नव पाषाण कालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। ब्रुज
होमपुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। वुर्ज होम से प्राप्त उपकरणों में ट्रैप, पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, वसूली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा, शीर्ष, बंधक आदि हैं। हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि प्राप्त हुए हैं। रस्सी छाप बर्तन कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पुरा स्थल चिरौद है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े तथा हड्डी और सींग से बने हुए छेनी, बर्मा, बाड़, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पहलगाम लिद्दर नदी के तट पर स्थित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। सोहन की अंतिम तथा पांचवी वेदिका से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वद्रमदुरै तथा अत्तिरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। वुर्जा होम से जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिले हैं। वुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे वाले बरों के अवशेष मिले हैं। प्राप्त बर्तनों का निर्माण चाक और हाथ दोनों से किया गया है। कोल हिड़वा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। आद्य इतिहास धातु काल का प्रारंभ। राजस्थान में काली बंगन तथा हरियाणा के बनावली आदि पुरा स्थलों के उत्खनन से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल के पाषाण उपकरणों की अधिकता थी। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रिकाएं, कंकड़ मिलते हैं। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहनें कहा है। सैंधव सभ्यता केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के कई अन्य प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई पुरा स्थलों की खोज की गई है। वैदिक अर्थों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। सैंधव सभ्यता के निर्माण पाषाण तथा कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सैंधव लोग मुख्य रूप से मातृ देवी तथा शिव के पूजक थे। वे लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सिंधु लोग व्याघ्र तथा हाथी से परिचित थे, जबकि आर्य लोग इससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता खुदाई से भिन्न भिन्न जातियों के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख तत्व। हड़प्पा। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन ने उल्लेख किया था। सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1923 से 24 तथा 1924 से 25 में उत्खनन कार्य करवाया और 1926 से 27 से और 1933 से 34 ईस्वी तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशक में हड़प्पा में खुदाइयाँ की गईं। 1946 में सर मार्टिमर छीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया। घरों की उत्तर दिशा में 18 गोल चबूतरे मिले हैं, जिनके बीच में एक बड़ा छेद है जिसमें ओखली लगी थी। इसमें लोग मूसलों से अनाज कूटते थे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की।
देखिए यहाँ पर ये लाइन हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। यह एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया था, सन 2019 में आया था एसएससी CHSL में, और ये सन 2016 में CGL में भी आया था। अब आगे चलते हैं। 1022 से 1930 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। बृहद स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है जो उत्तर से दक्षिण तक 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की जो उसकी लंबाई है वह है 33 मीटर। उसके खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यह 11.89 मीटर लंबा और 23 फुट चौड़ा तथा 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों की बनी है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहेंगे, ये जो माप लिखा गया है ये PCS की प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। बृहद स्नानागार का 1 इंच में 2.5 सेमी होता है। 1 मीटर बराबर 3 फीट 4 इंच बराबर 40 इंच और 1 कीट बराबर 12 इंच 30 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा B2 का प्लास्टर चढ़ा था। अन्नागार, स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिल रहा है जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। पुरोहितों का आवास, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार के एक विशाल भवन के अवशेष मिलते हैं। इसमें 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बरामदे तथा कई कमरे बने थे। सभा भवन, दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 गुणे 27 मीटर के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता है जिसे सभा भवन कहा जाता है। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभ मिले हैं। इनमें 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ मिले हैं। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे पुरातत्वविदों ने राजमार्ग कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 तक थी। गलियां 1.88 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कें मिट्टी की बनी होती थीं। चौंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में NG मजूमदार ने की तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। मैके ने चौंदड़ो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त की। चौंदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तल के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की। इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। बालाकोट, कराची में करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल सैंधों में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट का सबसे प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग था, यानी कि कोटदी जी से माता जी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फजल अहमद और मांडा जम्मू से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से कांस्य निर्मित पेंचवार पिन प्राप्त हुई है। बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973 से 74 में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न बनाकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ एक मकान से धावल पात्र लगा हुआ मिला है। धावल पात्र यानी वाश बेसिन। बनावटी के कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिली हैं। बनावटी से जौ काफ़ी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। रोपण, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज
बीबी लाल ने की तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। प्रथम ही सैंधव कालीन है। यहाँ पर एक छुरा भी मिला है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। रूपड़ सतलज भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एक जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। यहाँ से बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। बीबी लाल एवं बीके थापड़ लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का काम कालीबंगन में ही मिलता है। कालीबंगन में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त होते हैं। लोथल का टीला अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के पास है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। धौलवीरा गुजरात के कच्छ जिले में भवाऊ तालुक में स्थित इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीरा था। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है। देसलपुर कच्छ कुत्तासी गुजरात के राजकोट जिले में हाथी के अवशेष रांचदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। छुलांस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रोटी बेलने की चौकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। सामाजिक जीवन सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। समाज को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। शाल तथा धोती यहाँ के निवासियों के प्रमुख वस्त्र थे। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी में तरबूजा, खरबूजा, नारियल, नींबू आदि प्रमुख शाकाहारी भोजन थे। हड़प्पा से सोने का बना एक बड़ा कंगन मिला है। चौदड़ों की खोजों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। पासा लोथल से प्राप्त हुआ है। एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए भी दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। तराजू के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का दशमलव पद्धति से भी परिचय था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबे और कांसे के बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोगों का दशमलव पद्धति से भी परिचय था। यह आ सकता है और कई बार आया भी है। आर्थिक जीवन सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य कार्य कृषि कर्म था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। सिंधु क्षेत्र के लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे। लोथा तथा रंगपुर से बाजरा की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन से बड़े आकार में मर्तबान यानी जार एक के ऊपर एक रखे हुए मिलते हैं। कुबड़दार वृषभ का अंकन मुहरों पर बहुतायत में मिलता है। हाथियों से भी उनका परिचय था क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुरकोतदा से कुबड़दार ऊँटों के जीवाश्म मिले हैं। नेसदी नामक प्रमुख नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। दिलगुन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। छीलर के अनुसार मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था वरन पारिवारिक संप्रदाय था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। वृक्षों में पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था।
मुद्राओं में सबसे अधिक अंकन इसी का मिलता है। यहाँ के निवासी पशु बलि भी देते थे। कालीबंगन में कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिलती हैं। कला तथा स्थापत्य, मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण काल की पाषाण मूर्तियाँ तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से श्वेत पाषाण निर्मित लगभग 10 इंच ऊंची एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसका शरीर भेड़े का तथा मस्तक सूरदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की तथा दूसरी काले पत्थर की बनी है। मोहनजोदड़ो से भैंसा तथा भेड़ की कांस्य मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु मूर्तियों में कुछ को छोड़कर शेष सारी मूर्तियाँ हस्त निर्मित हैं। कुछ मूर्तियों में उनकी गोदी में कभी कभी एक बच्चा भी दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को आटा गूंथते तथा रोटी बेलते हुए दिखाया गया है। मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पशुओं की मूर्तियाँ प्राप्त की गई हैं। इनमें कुबरदार वृषभ विशेष रूप से पाया जाता है। पशु मूर्ति, हाथी, गैंडा, बंदर, सूअर, बाघ, भालू, खरगोश, भेड़, बकरी आदि गिलहरी और सर्प के भी अवशेष मिले हैं। पक्षी मूर्ति, मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लू। हड़प्पा से मछली, कछुआ तथा घड़ियाल की मृड़ मूर्तियाँ मिलती हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक श्रृंगी बैल को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया जाता है। पशुपति शिवजी की एक मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु मृद मांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। सिंधु लिपि समांतर बाएं से दाएं लिखी जाती है। मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा सर्व प्रचलित थी। कालीबंगन में, दक्षिण उत्तर लोथल में, पूर्व पश्चिम रोपड़ में, पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाए गए शव प्राप्त किए गए हैं। सिंधु सभ्यता में दाह कर्म भी प्रचलित था। इस युग के लोग मरणोपरांत जीवन में आस्था रखते थे। पुरंदर का अर्थ दुर्गों का विनाशक होता है। प्रोटी एन रामचंद्रन, के एन शास्त्री, पुसालकर, एस.आर. राव आदि का मानना है कि वैदिक आर्य ही सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। खुदाई में ऑस्ट्रेलॉयड, काकोरियन, भूमध्य सागरियन, मंगोलियन तथा अल्पाइन इन 4 जातियों के अस्थिपंजर मिले हैं। सुरकोल्दा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोल्दा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियाँ पाई गई हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं भारत का प्राचीन इतिहास भाग 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को पूरा अटेंड करने के लिए।